वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के टर्म 2 एग्ज़ाम में जो भी आपके मैथ्स के चैप्टर आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पहला सभी का चैप्टर है मैथ्स का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो आपको ये जो नोट्स लिखवाया जा रहा है इसको आप लोग समझ लें, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आप इसके पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उसको नोट कर लें। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे क्या होता है कि a नॉट इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर का होना कंपलसरी है, यानी इसका जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का a ये कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल हो सकता है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। ठीक है, देन अब इसमें हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानिए हमें कोई अगर इक्वेशन दिया जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम क्या करें, x के प्लेस पे हमें हमको ऐसा नंबर पुट करना होगा जिसको पुट करके सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम x के प्लेस पे हमको ऐसा का नंबर पुट कर दें, ऐसा का नंबर हम x के प्लेस पे पुट करें जिसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब हम इक्वल टू 0, यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम क्या कर रहे हैं कि x के प्लेस पे 2 पुट करें। तो x के प्लेस पर अगर आप यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 प्लस 4 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें अगर चेक करने के लिए दिया जाए कि हमें ऑप्शन में दे दी जाए कि चेक करके बताओ कौन सा नंबर जो है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमें करना क्या है, उस नंबर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ x दिया है वहाँ पुट कर देना है, और अगर पुट करने पर आंसर 0 आएगा तो उसको हम बोल देंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर 0 नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। देन अब आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या होता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है, तो आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम क्या करते हैं, हमें कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, देन इसमें अगला आता है सेकेंड जो टाइप है होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब क्या है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का मतलब है कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। जो फार्मूला हमें गिवन है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम बोलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्यास फार्मूला। ठीक है, अब इसमें b क्या होता है, तो जो b आपको दिया गया वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x। जो a दिया गया वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c क्या है, तो कांस्टेंट टर्म। तो इसको अप्लाई करके आप कोई भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला जो इसमें टर्म आता है वो होता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो आप इसको जान लें। देखिए, इन सभी क्वेश्चन पे आप एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लें। जो भी आपको ये फार्मूले दिए गए हैं इन सभी फार्मूलों पे एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर मैं हर एक फार्मूले पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमें शॉर्ट टर्म में सभी फार्मूलों को रिवाइज करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या है, देखिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है कि हमें अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो
तो हम उसमें क्या फाइंड कर लेंगे, पहले उसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 0 आ जाएगी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे जो रूट्स होते हैं क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स हमें याद रखना है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो इसका आंसर क्या होता है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में हमसे पूछा जाएगा तो। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट्स। क्या होगा दूसरे वाले पॉइंट में, नो रियल रूट्स। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है और टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक शॉर्ट समरी है। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और बहुत जल्दी आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो आपका आता है चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इसके फार्मूलों को नोट करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना है और क्या कुछ यूज करके हमें अपने चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, अगला जो हम लोग का चैप्टर है वो कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्या पढ़ना है कि इसमें सबसे पहले तो हमें जानना ही होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे मानिए हम आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 3, 6, 9, 12। अगर आप इस मैथ्स के इस नंबर के सीरीज को देखते हैं तो यहाँ क्या है दिया गया है, सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी सभी नंबर के बीच का जो गैप है वो सेम है, 3 का गैप चल रहा है। तो इस टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो हरदम क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी सीरीज हो तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट करते हैं किससे, डी से। अब जो आपका कॉमन डिफरेंस है कैसा हो सकता है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं पढ़ने हैं, 3 और 4 ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको हमें पढ़ना है। पहला फार्मूला है कि n टर्म फाइंड करने का फार्मूला, an टर्म फाइंड करने का फार्मूला, जो कि होता है a + n-1 × d। ठीक है, यहाँ a मतलब क्या होता है, तो a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d मतलब क्या होता है, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म जो हमें टर्म फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इन्हीं को यूज करके हमें an टर्म फाइंड करना होता है। n टर्म मतलब क्या होता है, मानिए हमें 10वां टर्म फाइंड करना है, कोई भी हमें AP दिया हो उसका हमें 10वां टर्म फाइंड करना है, 12वां टर्म फाइंड करना है, तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। सेकंड जो फार्मूला है, पहला तो ये है, सेकंड है कि ln टर्म। ln निकालने का फार्मूला होता है l - n-1 × d। अब ln का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम द एंड, ये कब लगाते हैं हम, फ्रॉम द एंड, जब भी बात की जाए फ्रॉम द एंड। इसको हम कब अप्लाई करते हैं, जब बात की जाए फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग, तो इसको अप्लाई करेंगे इसको फ्रॉम द एंड के लिए। l मतलब क्या होता है, तो l मतलब होता है लास्ट टर्म, l मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। बाकी n मतलब क्या होता है, जो हमें टर्म फाइंड करना है, पीछे से 10वां, पीछे से 12वां। और d मतलब क्या होता है, सेम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देन अब इसमें जो अगला फार्मूला आता है वो आता है SN वाला। SN मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, SN मतलब होता है सम ऑफ टर्म। और SN का पहला फार्मूला है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, सेम टर्म होता है, n मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्म, a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, और d मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। और SN का एक और फार्मूला होता है n/2a + l। ठीक है, ये भी क्या है, तो SN का फार्मूला है n/2a + l। ठीक है, देन अब AP में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमें अगर AP में हमें 3 टर्म लेट करना पड़े तो हम AP कैसे लेट करेंगे, और हमें AP में कभी
ऐसा ज़रूरत है कि हमें AP में कुछ टर्म्स को लेट करना हो तो हम उनको कैसे मानेंगे, ऐसे मानेंगे A माइनस डी A एंड A प्लस डी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद करना है। अगर AP में हमें 3 टर्म लेट करना हो तो हम ऐसे लेट करते हैं। अगर 4 टर्म लेट करना हो तो हम लेट करेंगे A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। और अगर 5 टर्म लेट करना पड़ जाए तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। इस तरह में AP में 5 टर्म को लेट करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, इनको आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी आप सभी को अच्छे से रिवाइज, बाकी इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन अगला जो चैप्टर आता है, तो अगला जो हम लोग का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद से हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। तो इसमें हमें क्या समझना है, इसमें जो हमें पहला पॉइंट समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। और सेकेंड पॉइंट समझना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी हमें ऑब्जेक्ट दिया हो जिसका कुछ हाइट है, कोई किसी हाइट पर रखा हुआ है, और उसको हम नीचे से किसी एक अर्थ पे कोई एक पॉइंट है या फिर किसी फ्लैट सरफेस पे कोई एक पॉइंट है, उससे अगर हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ जो एंगल बन रहा होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब डिप्रेशन में क्या होता है कि अगर हम कहीं पे हाई राइज बिल्डिंग पे या फिर कहीं किसी हाई पॉइंट पे हम खड़े हैं और नीचे हम किसी पॉइंट को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और आई के बीच में जो एंगल बन रहा होता है थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। डिप्रेशन हरदम ऊपर बनता है लेकिन कहाँ आता है, नीचे आता है। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स को याद रखना है। हमें याद रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा क्या होता है, तो बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, हमें याद रखना है टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में किसको यूज़ करना होता है, टेन को यूज़ करना होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कब हमें टेन लगाना है, कब साइन लगाना है, कब कॉस लगाना है। तो जब भी हमसे हाइपोटेनस पूछा जाए, ये हाइपोटेनस पूछा जाए, तो हम समझ जाएंगे। और हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस पूछा जाए और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम अप्लाई करेंगे साइन। बेस गिवन है और हाइपोटेनस पूछा जा रहा है तो हम अप्लाई करेंगे कॉस। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन फाइंड किया जा रहा है तो हम अप्लाई करेंगे टेन। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी याद होनी चाहिए, तो 10 30 डिग्री की, 10 45 डिग्री एंड 10 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। 10 30 45 एंड 60। 10 30 क्या होता है, तो 1/√3, 10 45 1 और 10 60 क्या होता है, √3। सेम ऐसे ही हमें साइन 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, जो होता है 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। कॉस 30 क्या होता है, तो √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 60 क्या होता है, तो 1/2। इनका वैल्यू हमें याद कर लेना है। ठीक है, इन्हीं को यूज करके हम लोग का पूरा जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है सारा सॉल्व होगा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे हमें एक और पॉइंट याद रखना है, इसको नोट्स बना के आप लिख सकते हैं कि कभी भी वर्टिकल लाइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है बिल्डिंग या फिर किसी भी चीज़ का हाइट। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हाइट ऑफ द टावर, बिल्डिंग, कुछ भी कह लें। और हम फिगर डायग्राम बना रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो वर्टिकल जो लाइन है हरदम रिप्रेजेंट करेगा हाइट को, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये ऐसा लाइन हॉरिजॉन्टल, ये रिप्रेजेंट करता है बेस को या फिर फुट का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें कुछ टर्म्स हाइट एंड डिस्टेंस में याद रखना है। देन जो हम लोग का अगला चैप्टर है वो है आपका सर्कल। अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर है सर्किल। अगला चैप्टर हम लोग का सर्कल्स। ठीक है, और सर्कल्स में हमें क्या पढ़ना है, सर्कल में हमें पढ़ना है टेंजेंट की प्रॉपर्टी की। टेंजेंट क्या होते हैं, टेंजेंट कितने, टेंजेंट के से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या दी गई हैं, इन्हीं को हमें क्या करना है सर्किल चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सर्किल के कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं इनको समझते हैं। तो पहला जो थ्योरम बताया गया सर्किल में वो ये बताया जा रहा है
ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम लोग उनको सिर्फ पढ़ेंगे। तो पहला थ्योरम क्या बताया जा रहा है कि जो सर्किल होता है ना, सर्किल, ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल, और ये सर्किल का सेंटर, ठीक है, सर्कल और उसका सेंटर, सर्किल के सेंटर है और सर्किल किसी एक पॉइंट पे टच करके जो लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। माने हमें सर्किल गिवन है, ये सर्किल का सेंटर है और सर्किल को पॉइंट पी पे टच करके अगर एक लाइन जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और हरदम टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितने का होता है? तो 90 डिग्री। कितने का होगा? 90 डिग्री। क्या होता है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, पहली प्रॉपर्टी है। एंगल बिटवीन, याद कर लें आप लोग कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हरदम 90 डिग्री का होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि सर्किल से किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम एक ही टेंजेंट पास कर सकते हैं एट ए टाइम। किसी भी सर्किल किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम कितना टेंजेंट बन सकता है? तो एक टेंजेंट। ठीक है, क्या हो सकता है? इसके बाद क्या हमें याद रखना है कि ओनली वन टेंजेंट ऑफ पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन ए सर्किल। किसी सर्किल किसी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पास करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी था, दूसरा प्रॉपर्टी हमें पढ़ाया जा रहा है कि अगर एक सर्किल हमें गिवन है, ठीक है, और हमें कोई एक पॉइंट P दिया है, मान लीजिए हमें कोई एक पॉइंट P दिया है और पॉइंट P से सर्किल पे दो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं, PA और PB, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्या हमें समझना है कि अगर सर्किल पे किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे, दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या लिखते हैं? अ टेंजेंट फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्या होते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। देन जो दूसरा प्रॉपर्टी है, ये दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि थ्योरम एक और इसमें हमें पढ़ाया जाता है कि जो अब ये जो टेंजेंट है ना, और हम सर्किल से किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, दो टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये दोनों, पहला हमने अभी पढ़ा है, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? जो टेंजेंट PA और PB बन रहे हैं सेम पॉइंट A से, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हरदम टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 क्या बनता है। और एक प्रॉपर्टी हमें हरदम याद रखना है कि जो इनके सामने वाले एंगल होते हैं, एंगल एट द सेंटर और एंगल बिटवीन टेंजेंट, इनका सम हरदम कितना होता है? ये जो एंगल्स बने हैं ना, एंगल एट द सेंटर एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट, इनका सम हरदम होता है 180 डिग्री। इनको सामने सामने ऐड करने पर कितना आएगा? हरदम 180 डिग्री आता है। कितना आता है? 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो लाइन इनको ज्वाइन करती है, ये एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि हमें सबसे ज़्यादा जो सर्किल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है कि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्किल पे दो टेंजेंट बनाएंगे, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, और इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है और इन टेंजेंट के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम हरदम होता है 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। और जो लाइन इनको ज्वाइन करती है वो दोनों एंगल को, सेंटर वाले एंगल को और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स दोनों को क्या करती है? तो हाफ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो जिन यही सर्किल के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे। इसके अलावा सर्किल में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा सर्किल में हमें कुछ भी गिवन नहीं है। हम कुछ 9th क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं। उसमें जो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हमें एक सर्किल गिवन है और हम अगर सर्किल है और ये कॉर्ड है, क्या है? तो AB एक कॉर्ड है और हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लास 9th में आप सभी को प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा कि अगर हमें एक सर्किल गिवन है और कॉर्ड गिवन है और कॉर्ड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसको हम चाहें तो याद कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। देन जो अगला हम लोग का चैप्टर है वो है मेंसुरेशन, क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगला चैप्टर क्या है हम लोग का?
जो क्लास 10th टर्म 2 के सिलेबस में है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगला हम लोग का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके सभी जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हमें गिवन है उनको हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमें कुछ फिगर्स गिवन है, उन सभी का हमें फार्मूला पढ़ना होगा। जैसे कि हमें इन सभी पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। पहला हमारा फिगर है क्यूबॉइड। क्या है पहला? क्यूबॉइड। जल्दी जल्दी इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। पहला फिगर हम लोग का क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है? तो ये होता है लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो क्यूबॉइड का जो हमें पहला फार्मूला याद रखना है CSA, कर्व सरफेस एरिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये है TSA, टोटल सरफेस एरिया, और ये आपका है वॉल्यूम। ठीक है, सभी फिगर्स का हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो क्यूबॉइड का CSA क्या होता है? तो 2 टाइम्स L प्लस बी। इसका TSA क्या होता है? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। और वॉल्यूम क्या होता है? तो L इंटू बी इंटू एच। किसका है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो क्यूबॉइड पढ़ते हैं। ठीक है, देन अगला आता है क्यूब। अगला हम पढ़ रहे होते हैं क्यूब। अब क्यूब में सारे साइड्स क्या होते हैं? ए के होते हैं। तो इसका होता है कर्व सरफेस एरिया 4a², टोटल होता है 6a² और वॉल्यूम होता है a का क्यूब। ठीक है, अब जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ना है वो है, हमें पढ़ना है किसके बारे में? तो सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंडर ऐसा फिगर होता है, ठीक है, ये होता है सिलेंडर का रेडियस और ये होता है सिलेंडर का हाइट। सिलेंडर का रेडियस एंड सिलेंडर का हाइट। ठीक है, अब जो सिलेंडर का रेडियस होता है इसका वॉल्यूम का फार्मूला, इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh प्लस R एंड इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। तो अगर आप इन सभी फिगर्स का सिर्फ फार्मूला याद करके जाते हैं तो 100% आप इन पे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको आप सभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देन अगला जो इंपॉर्टेंट फिगर हम लोग को पढ़ना है मेंसुरेशन में वो है कोन। क्या है? कोन। तो इस टाइप का जो फिगर होता है इसको हम कहते हैं कोन। ठीक है, ये होता है कोन का हाइट, ये होता है कोन का रेडियस, ये होता है हाइट और ये होता है एल। एल मतलब होता है, एल क्या होता है? तो एल होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, और एल फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है? तो √r² प्लस h²। इसको हम नोट करके लिख लेंगे, ये एल। ठीक है, अब इसका CSA यानी कि इसका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है πRL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है πRL प्लस R एंड वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। वॉल्यूम क्या होता है? तो 1/3πr²h। अब इसके बाद से अपने पास दो और फिगर बचते हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर। क्या बचते हैं? स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो अपने पास है स्फेयर, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। ठीक है, स्फेयर कैसा होता है? तो स्फेयर एक गोल सा फिगर होता है, इसका रेडियस r है। तो इसका CSA, स्फेयर का CSA होता है और TSA का, इसमें CSA और TSA दोनों एक ही होते हैं, जो होता है 4πr² एंड वॉल्यूम इसका हो जाता है स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ठीक है, हमें याद रखना है कि इसका TSA और CSA दोनों क्या होता है? सेम होता है। हेमिस्फेयर क्या होता है? तो स्फेयर का हाफ पार्ट, इसको बोलते हैं हम हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। इसका रेडियस r होता है। ठीक है, इसका CSA का फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। इसका TSA का जो फार्मूला होता है वो होता है 3πr² एंड वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है 2/3πr³। 2/3πr³। ठीक है, एंड अब हमें मेंस्ट्रुएशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखने हैं कि अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट करके, माने हम सिलेंडर को मेल्ट करके क्या बना रहे हैं? एक कोन बना रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके कोई दूसरा सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करके कुछ और बनाते हैं, वॉल्यूम डज नॉट चेंज। वॉल्यूम डज नॉट चेंज। ठीक है, यानी मेल्ट होने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। शेप मतलब शेप चेंज होने की वजह से वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमें क्या याद रखना है कि अगर हमें कोई फिगर हम कंबाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक कोन और हेमिस्फेयर को कंबाइन कर रहे हैं,
और हम इनसे पूछा जाए इनका वॉल्यूम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम का सम कर देंगे, कोन प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का सम कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फिगर आ जाएगा, ठीक है। और हमें अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका हमें मानिए जो फिगर हमें दिया गया है इसका हमें अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कर लेंगे तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें याद रखना है, ठीक है। देन अगला जो आखिरी चैप्टर हम लोग का है स्टैटिक्स। आखिरी चैप्टर क्या है, स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स में अपने पास 3 फार्मूले होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड वाले, ठीक है। अब जो स्टैटिक्स के फार्मूले हैं इनको आप लोग, मैं इसका स्क्रीनशॉट वीडियो में लगा दूंगा, इसको आप लोग प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। कहने का मतलब जब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी ये फार्मूले हमें समझ में आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप सभी को स्टैटिक्स के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करें, उस पर भी डिटेल वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।